इधर हाल के दिनों में शिक्षा में होने वाली चर्चाओं में असर की रिपोर्ट का प्रकाशित होना महत्वपूर्ण है। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा सन 2015 को छोड़कर 2005 से हर साल एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता रहा है। इसे ही संक्षेप में असर के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से गांवों के बच्चों के नामांकन और प्रारंभिक अधिगम स्तर की जांच की जाती है। रिपोर्ट को तैयार करने के लिए पूरे भारत के प्रत्येक जिले के 30 गांव और प्रत्येक गांव से 20 घर यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं। इस वर्ष 18 जनवरी 2017 को वर्ष 2016 की रिपोर्ट जारी की गई। वर्ष 2016 की रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 589 जिलों के 17,473 गांवों के 3,50,932 घर चुने गए और उसके 5,62,305 बच्चों पर सर्वेक्षण किया गया। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन वर्ष 2014 के 96.7% के मुकाबले 2016 में 96.9% हो गया, अर्थात 0.2% की वृद्धि हुई है। इसी तरह निजी विद्यालयों में वर्ष 2014 के 30.8% की तुलना में 2016 में 30.5% ही नामांकन हुआ है, अर्थात 0.3% की कमी निजी विद्यालयों के नामांकन में आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नामांकन में लिंग भेद में भी कमी आकर 2014 के 7.6 के बदले 2016 में 6.9% हो गया। रिपोर्ट में शौचालय, पेयजल, कंप्यूटर, पुस्तकालय आदि की स्थिति में भी सुधार आने की चर्चा की गई है। लेकिन असर की चर्चा इन बातों के लिए नहीं होती है। उस रिपोर्ट की चर्चा होने की मुख्य वजह यह है कि उसमें हर साल यह दर्शाया जाता रहा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र भी निम्न कक्षाओं की किताबों को पढ़ पाने में असमर्थ दिखते हैं। अन्य वर्षों की भांति इस बार भी यह दिखाया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 8 में पढ़ने वाला 4 में से 3 बच्चा कक्षा 2 का पाठ पढ़ने में वर्ष 2014 के 74.7% के मुकाबले 2016 में 73.1% हो गया है, अर्थात 1.6% का ह्रास हुआ है। इसी तरह गणित में भी कक्षा 8 के बच्चों की क्षमता 2014 के 44.2% से घटकर 2016 में 43.3% रह गई। असर ने बिहार के विद्यालयों में नामांकन और उपस्थिति पर भी नजर रखी है। उसके अनुसार बिहार के विद्यालयों में 50 से 60% उपस्थिति रहती है। उसने बताया है कि 40% प्राथमिक विद्यालयों में और 8.9% उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 60 से कम छात्र नामांकित हैं। गौरतलब यह भी है कि इस रिपोर्ट को जारी करने में यूनिसेफ के साथ ही सरकार की भी सहयोगात्मक भूमिका रही है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस रिपोर्ट का किस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो सामान्य जन पर इसका क्या असर पड़ता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। हर साल इस रिपोर्ट को हवा दी जाती है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है
और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या उसमें लगातार कम होती जा रही है। अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बयानों में इसे इतना उछाला जाता है कि सामान्य जन के मन पर यह स्वाभाविक असर पड़ता है और उनके मन में यह गहरे तक बैठाया जाता है कि सरकारी स्कूल शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने में नाकामयाब है। यह एक साल नहीं, साल दर साल उसी एक बात को दोहराया जाता है और इस तरह सरकारी विद्यालयों पर से उनके अविश्वास को पुख्ता बनाने की कोशिश की जाती है। सरकारी विद्यालयों पर से अविश्वास का वातावरण निर्मित करने में इस एनजीओ के साथ सरकार की भी सहयोगात्मक भूमिका रहती है। यह गौर करने की बात है। 18 जनवरी को जब इस रिपोर्ट को जारी किया जा रहा था तो उस कार्यक्रम में अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ बिहार के मुख्यमंत्री भी बैठे हुए थे। सोचने की बात यह है कि इस रिपोर्ट के समर्थन और सहयोग में सत्ता का रहना क्या इंगित करता है। वास्तविकता तो यह है कि अपनी आलोचना सुनना और सुनना ही नहीं, आलोचना करवाना मनोविज्ञान सम्मत नहीं है, न तो एक व्यक्ति के रूप में और न ही सत्ताधारी के रूप में। कोई भी अपनी आलोचना और विरोध को पसंद नहीं करता है, सरकार भी नहीं, चाहे वह कितना भी लोकतंत्रात्मक होने का दावा करे। लेकिन इस मामले में हम ऐसा ही होते हुए देखते हैं। तो क्या हम यह मान लें कि राज्य सत्ता इतनी उदार और चिंताशील हो गई है कि अपनी होने वाली आलोचना और विरोधों को वह सुनती ही नहीं, उस जगह उपस्थित होकर सुनती है। लेकिन सत्ता के इस सहिष्णु स्वभाव के बारे में शायद ही कोई सहमत हो। जो सरकार बिजली पानी की मांग करने वाले लोगों को मारकर अधमरा कर देती है, पुस्तकालयों और शिक्षकों की मांग करने वाले छात्रों को जेल भिजवा देती है, उससे अपनी ही आलोचना में शरीक होने की उदार अपेक्षा नहीं की जा सकती। अवश्य ही इसके पीछे कोई दूसरा राज है। इस राज का खुलासा तो तब होता है जब हम सत्ता को इस रिपोर्ट का हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। जिन लोगों को वर्ष 2015 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा जारी किए गए नई शिक्षा नीति के विमर्श पत्र की याद होगी, उन्हें यह भी याद होगा कि उस विमर्श पत्र की दूसरी ही पंक्ति में बिना इस रिपोर्ट का नाम लिए कहा गया था कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र निचली कक्षाओं की किताबें तक पढ़ पाने में असमर्थ हैं। और जनमानस में कई वर्षों के अथक प्रयास से निर्मित इस धारणा का उपयोग करते हुए उसने विद्यालयों की समाप्ति और उसे निजी हाथों में सौंपे जाने की मंशा जाहिर की थी। शिक्षा की जवाबदेही से अपना पल्ला झाड़ने की केंद्रीय नीति के रास्ते पर ही राज्य सरकारें भी चल रही हैं। बिहार में 1773 विद्यालयों के समायोजन अर्थात उन्हें समाप्त करने का नीतिगत फैसला लिया गया है। इन विद्यालयों में केवल पटना शहर क्षेत्र के 74 विद्यालय हैं और उनमें भी 13 तो कन्या विद्यालय है और 9 उर्दू विद्यालय हैं। प्रश्न उठता है कि एक तरफ जब जनसंख्या रोज बरोज बढ़ रही है तो विद्यालय घटाए क्यों जा रहे हैं, जबकि यह रिपोर्ट तो यह कहती है कि निजी विद्यालयों में जाने वाले बच्चों में भी 0.3% की कमी आई है। साफ जाहिर होता है कि सरकार, चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की, शिक्षा पर होने वाले भारी खर्चे से अपने को मुक्त करने का प्रयास कर रही है और प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा को मुनाफाखोर निजी क्षेत्र में सौंपकर निश्चिंत हो जाना चाहती है।
सरकार के इस दायित्व मुक्त होने के कदमों का लोग विरोध नहीं करें, लोग सरकारी विद्यालयों के विरोध में हों कि वहां पढ़ाई नहीं होती है और पढ़ाई चाहने वाले लोग अपने बच्चों को वहां भेजते नहीं हैं, कि मानसिकता तैयार हो, इसलिए सरकारें इस तरह की रिपोर्ट को समर्थन देकर प्रकाशित करवाती है। यदि शिक्षा की लगाम निजी हाथों में सौंप दी जाती है, जैसा कि सरकार की मंशा है, यदि विद्यालयों और महाविद्यालयों को भी मुक्त व्यापार के हवाले कर दिया जाता है, जैसी कि सरकार की मंशा है, तो इसका भी वही हश्र होगा जो नकली और घटिया दवाओं तथा जानलेवा खूंखार अस्पतालों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का हुआ है। जिस किसी भी राष्ट्र को विकसित होना है, उसे शिक्षा को राष्ट्रीय नियंत्रण में रखना होगा। अभी समय है हम अपना विरोध दर्ज कराएं, अन्यथा जुए में हारे हुए पांडव द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाते हैं। कल होकर हम भी चीर हरण के लज्जित दृष्टा होने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे।